तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 लेने वाले हैं। चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हेरिडिटी और दूसरा पार्ट है एवोल्यूशन। अब हम सीधा सीधा समझते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का साफ साफ मतलब ये है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। और एवोल्यूशन का मतलब है इवॉल्व होना, जैसे कि हम बंदर से इंसान बने, इवॉल्व हो गए, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम हेरिडिटी का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जेन्स। मतलब कि हेरिडिटी का मतलब है बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से अनदर में, उसी को कहते हैं हेरिडिटी। वो जेन्स की मदद से होता है। और बायोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनके कुछ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर उनके बेबीज में भी दिखते हैं। जैसे कि अब उनके फिजिकल कैरेक्टर मतलब हम उनके चेहरे या उनकी कुछ हाइट्स हमें लगती है कि उनके जो बेबी है उनके में भी वैसे ही उनकी हाइट है और वैसे ही उनके चेहरे है। तो फिजिकल कैरेक्टर वैसे ही रहता है। और मेंटल कैरेक्टर मतलब कुछ वो अगर उनमें कुछ अलग से कुछ खूबी रहती है तो वो उनके बेबी में भी खूबी रहती है। तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, और फिर ये अपने बेबी को ट्रांसफ़र करेगा और ये अपने पिता से ट्रांसफ़र, मतलब ये अपने पिता से लिए ये सब बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ऐसे ही सारे एक दूसरे से बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उसी को कहते हैं हेरिडिटी। और जो साइंस में हेरिडिटी का यूज़ है तो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है अपनी चेकअप करने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब कुछ अगर बीमारी हुई या कुछ भी चेकअप करने के लिए, शरीर का चेकअप करने के लिए हेरिडिटी का यूज़ होता है। और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं या कोई बीमारियां रहती है, उन सबको चेकअप करने के लिए रहता है, या उनसे बचने के लिए जो डिसऑर्डर रहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या हेरिडिटरी डिसऑर्डर रहते हैं, उनसे बचने का उनकी ट्रीटमेंट के लिए हेरिडिटी का इस्तेमाल होता है। और हाइब्रिड भी करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है जैसे हम खुद से पैदा करते हैं कोई नए जीव को या कोई भी प्लांट को। जैसे कि आप बोल सकते हैं प्लांट में ले ले, तो जैसे आपको पता होगा बासमती चावल है, बासमती चावल तो वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हुआ है। वो अलग अलग चावलों के जीन्स लेकर फिर उसमें डालकर फिर उसको उगाकर फिर वो बना है। मतलब वो नेचुरली पैदा नहीं हुआ है, वो प्रोड्यूस किया गया है हाइब्रिड करके। तो उसी को कहते हैं हाइब्रिड करके फिर वो बनता है। इसमें भी हेरिडिटी का इस्तेमाल होता है। और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस रहते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल में जो माइक्रोबस का यूज़ होता है। जैसे अब पाव की फैक्ट्री में कुछ माइक्रोबस का इस्तेमाल करके पाव को फुलाया जाता है, बनाया जाता है। तो वो सब का इस्तेमाल होता है। तो वो सब भी बनाते हैं केमिकली, या ये नेचुरली वो सब नहीं बनते, मतलब वो सब बनाया जाता है। तो उसी को कहते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब है बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जेन्स की मदद से, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। और साइंस में इसका इस्तेमाल है डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब अपने शरीर के चेकअप के लिए इस्तेमाल होता है। कोई अगर हेरिडिटरी डिसऑर्डर रहेगा तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए और उससे बचने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे एनिमल और प्लांट के वेराइटीज़ नए नए हाइब्रिड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हेरिडिटी का यही है कि हेरिडिटी बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। और आपको अब हमारा अगला पॉइंट है इस चैप्टर का, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये बताते हैं आपको ट्रांसक्रिप्शन किसके अंडर में आता है। तो मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद बनता है। मतलब डायरेक्ट प्रोटीन हमें नहीं मिलता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें प्रोटीन मिलता है। तो वो सब प्रोसेस 3 प्रोसेस रहती है। एक ट्रांसक्रिप्शन रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, फिर ट्रांसलोकेशन रहता है। तो वो तीनों प्रोसेस होने के बाद ही हमें प्रोटीन मिलता है और फिर वो प्रोटीन को हम पूरे बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं।
With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and function of the body. तो आरएनए के मदद से जो जेन्स होते हैं वो बॉडी में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के फॉर्म में। डीएनए आपको पता होगा ऐसे रहता है, डीएनए ऐसे 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 रहता है। तो इसके फॉर्म में जेनेस प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो पार्टिसिपेट करता है वो पार्टिसिपेट करता है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के जितने भी फंक्शन रहते हैं, मतलब जो वो करता है वो सब में वो पार्टिसिपेट करता है और कंट्रोल करता है हमारे स्ट्रक्चर को, मतलब वही डिसाइड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मतलब हम लंबे रहेंगे या छोटे रहेंगे या हमारी आंखें कैसी रहेगी, वो सब वही डिसाइड करता है, हमारा डीएनए ही डिसाइड करता है। तो वही सब कंट्रोल करता है हमारे फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को और स्ट्रक्चर को। Information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesize of appropriate protein as per requirement is necessary for body। तो इसका मतलब है कि जो डीएनए के अंदर स्टोर रहता है इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कुछ मेक करना। तो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो रहती है वो डीएनए के अंदर स्टोर रहती है, मतलब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है कि कैसे प्रोटीन बनाते हैं, और फिर वो प्रोटीन बनाते हैं जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब जितना नेसेसरी है बॉडी के लिए उतना प्रोटीन फिर बनता है। और ये जो प्रोटीन रहता है वो डीएनए की मदद से बनता है, और डीएनए आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं, जब डीएनए आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो मतलब जब सेंट्रल डोग्मा बनता है तब डीएनए की मदद से आरएनए प्रोटीन बनाता है। और mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA। जो mRNA रहता है यहाँ पे जो ये निकल रहा है ये mRNA है, तो ये जो mRNA रहता है वो प्रोड्यूस होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो लाइन है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है डीएनए में, ये जो है ये डीएनए है, तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहता है वहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है जो ये mRNA है, और ओनली ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। और सिर्फ इन जो डीएनए का 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस में, मतलब जब mRNA बनता है तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है, दूसरे का नहीं होता है, तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस में। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis। तो जो डीएनए जो सीक्वेंस जो mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते हैं वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब एकदम सीधे सीधे, मतलब नीचे से भी ऐसे अटैच रहते हैं दोनों, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में रहते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री में रहते हैं। जो यहाँ पे mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए स्ट्रैंड के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब एकदम स्ट्रेट में है, राइट एंगल में है, मतलब तो हमेशा वैसे ही रहते हैं। Beside there is uracil in RNA instead of thymine of DNA। और जो ये mRNA में थाइमिन नहीं रहता, मतलब mRNA में यूरेसिल रहता है, mRNA में यूरेसिल रहता है, और जो DNA में रहता है उसमें थाइमिन रहता है। तो जो मतलब mRNA में भी फिर यूरेसिल रहना चाहिए, लेकिन उसमें थाइमिन, मतलब mRNA में थाइमिन रहना चाहिए क्योंकि DNA में थाइमिन रहता है, लेकिन mRNA में यूरेसिल रहता है। तो और दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये प्रोसेस जब आरएनए बन जाता है तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जब आरएनए बनना ही को ही, मतलब जब ये आरएनए यहाँ से बन गया तो उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है जब mRNA बन जाता है। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये रहता है कि जो mRNA जब बन जाता है तब हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म। तो सेंट्रल डोग्मा मतलब आपको मैंने बताया कि सेंट्रल डोग्मा मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन रहता है, स्टोर रहता है डीएनए के अंदर, और डीएनए जितना प्रोटीन चाहिए रहता है उतना बनाता है, और ये जो प्रोटीन बना रहता है mRNA ये जो प्रोटीन बना रहता है डीएनए के मदद से, वो mRNA की मदद से डीएनए बनाता है, और उसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा याद रखिए, पेपर में आ सकता है।
और फ्रेंड्स जितना मैंने यहाँ पे लिखा है आप वो पेपर में लिख सकते हैं। अगर पूछ लिया कि अगर प्रोटीन व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो आप ये लिख सकते हैं, ये प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का यही है कि आरएनए ये आरएनए के मदद से जेन प्रेजेंट रहता है डीएनए के अंदर, जो पार्टिसिपेट करता है फंक्शनिंग ऑफ सेल और कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को वही कंट्रोल करता है। और जित इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है डीएनए के अंदर, और जितना भी प्रोटीन बनाने का है, जितना रिक्वायरमेंट है और नेसेसरी है बॉडी के लिए, उतना प्रोटीन बनता है। और वो जो प्रोटीन बनता है डीएनए के मदद से थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, और उसे सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और जो ये एम आर एन ए रहता है जो प्रोड्यूस होता है यहाँ से, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो प्रोड्यूस होता है एम आर एन ए, उसमें से सिर्फ एक स्टैंड होता है डीएनए का, सिर्फ एक ही स्टैंड यूज होता है इस प्रोसेस में। और जो सीक्वेंस जो एम आर एन ए के जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, मतलब राइट एंगल में रहते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे रहते हैं, अटैच रहते हैं यहाँ से ऐसे, राइट एंगल में रहते हैं हमेशा इस प्रोसेस के लिए। और जो एम आर एन ए में हमेशा एम आर ए में थाइमिन नहीं रहता है, बल्कि डीएनए में यूरेसिल रहता है, डीएनए में यूरेसिल रहता है और एम आर एन ए में थाइमिन रहता है। तो और जब एम आर एन ए बन जाता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल नहीं ट्रांसक्रिप्शन, और उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का यही है कि एम आर एन ए बन जाएगा तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म, तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म। अभी हम देखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का हम देखेंगे अब प्रोटीन बनाने का सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड प्रोसेस क्या है। तो द एम आर एन ए फॉर्मेड इन न्यूक्लियस कम इन साइटोप्लाज्म, जो एम आर एन ए रहता है जो अभी पीछे ट्रांसक्रिप्शन में बना था एम आर एन ए, तो वो आता है, मतलब वो आता है साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल, ये सेल का न्यूक्लियस रहता है। और जो ये खाली जगह रहती है, ये जितना भी खाली जगह है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये न्यूक्लियस है। तो इसको मतलब ये जो एम आर एन ए है वो साइटोप्लाज्म में आता है। यहाँ देखिए ये जो ये फोटो है, ये मतलब न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्म में जाता है, और इट ब्रिंग इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। और ये जो एम आर एन ए रहता है वो ब्रिंग कोडेड मैसेज रखता है, मतलब अपने पास कोडेड मैसेज रखता है अपने जो उसके न्यूक्लियोटाइड रहते हैं उसके अंदर वो कोडेड मैसेज रखता है डीएनए से लेकर। द मैसेज कंटेन द कोड फॉर अमोनियो एसिड, और जो मैसेज रहते हैं उसके अंदर अमोनियो एसिड के लिए कोड रहता है कि मतलब कैसे प्रोटीन बनाना है, उसका कोड रहता है। द कोड ऑफ फॉर ईच अमोनियो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और जो एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक अमोनियो एसिड के लिए जितना कोड चाहिए, तो मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड रहता है एक अमोनियो एसिड के कोड के लिए, मतलब एक के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक अमोनियो एसिड अगर उसके लिए इंफॉर्मेशन कोड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, और उसी को कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड को ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। और डॉक्टर हर गोविंद खुराना, अ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये जो डॉक्टर हर गोविंद खुराना है, ये एक साइंटिस्ट है इंडियन, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था ट्रिपलेट कोडॉन को, इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो इन्होंने ही डिस्कवर किया था। और ये देखिए यहाँ से, तो आगे है ईच एम आर एन ए इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। अब आपने पीछे देखा होगा कि जो एम आर एन ए रहता है ऐसे रहता है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन रहती है, बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन बने, मतलब कोडॉन बनने रहते हैं। ये जो लाइन रहते हैं उसी को कोडॉन बोलते हैं, और 3 रहते हैं इसलिए ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो जो कोडॉन रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं, 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं। और एज पर द मैसेज ऑन एम आर एन ए, मतलब जो एक जो मैसेज है एम आर एन ए पे, अमोनियो एसिड आर सप्लाइड बाय द टी आर एन ए, और जो अमोनियो एसिड रहता है वो सप्लाई होता है टी आर एन ए की मदद से, और इस वजह से टी आर एन ए हैज़ एंटी कोडॉन। और जो ये टी आर एन ए यहाँ पे जो ये है, ये टी आर एन ए है, ये जो है ये टी आर एन ए है, इसके पास तीन एंटी कोडॉन होते हैं।
इसके पास 3 एंटी कोडॉन होते हैं जो ये सारे न्यूक्लियोटाइडो जो भी ट्रिपलेट कोडॉन है इन सबको रीड करता है। तो हाँ हाँ तो हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। तो जो ये जो है ये tRNA उसके पास जो एंटी कोडॉन रहते हैं, एंटी कोडॉन उसके पास रहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में रहते हैं, मतलब वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाते हैं ये tRNA ये न्यूक्लियोटाइड के साथ ट्रिपलेट कोडॉन के साथ अटैच कर जाते हैं। इनके पास तीन एंटी कोडॉन होते हैं और एक सेट ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन के वो साथ अटैच हो जाते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में रहते हैं जो mRNA के कोडॉन है उनके साथ। और इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। मतलब जब ये tRNA अटैच हो जाता है mRNA के न्यूक्लियो ट्रिपलेट कोडॉन के साथ, उसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसलेशन साफ मतलब यही है कि जो tRNA रहता है वो अटैच हो जाता है जितने भी ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं और रीड करने लगता है वो सबको। और ये जो mRNA रहते हैं वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन के बने रहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में आता है और वो ब्रिंग करता है कोडेड मैसेज जो डीएनए से उसने लिया रहता है। और अमोनियो एसिड के लिए कोड रहता है और जो एक अमोनियो एसिड रहता है वो 3 ट्रिपलेट कोडॉन को कोड लेता है, मतलब तीन कोड लेता है और उसी को ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। और एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने डॉक्टर हरगोविंद खुराना जिन्होंने ये डिस्कवरी किया था ट्रिपलेट कोडॉन का। और जब ये 1000 कोडॉन को mRNA से बने रहते हैं, मतलब mRNA 1000 ऑफ ट्रिप्लॉन से बना रहता है और जितने भी जो मैसेज है mRNA के पास अमोनियो एसिड वो सप्लाई होता है tRNA की मदद से। और इस वजह से tRNA के पास एंटी कोडॉन होते हैं जो तीन ऐसे लाइन रहते हैं उसके नीचे एंटी कोडॉन होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ रहते हैं। जो mRNA के पास जो ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं मतलब ऐसे लाइन वाइज रहते हैं तो उनके साथ अटैच हो जाते हैं ऐसे, और इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन का यही प्रोसेस है कि अटैच होकर फिर वो रीड कर लेता है। तो अब देखते हैं हम अपना आगे का प्रोसेस, जो तीसरा प्रोसेस है प्रोटीन बनाने का तीसरा प्रोसेस है। तो हमारा तीसरा प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। तो अब हम अपना ट्रांसलोकेशन कर लेते हैं। तो ये थर्ड प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो the amino acid brought in by tRNA are bounded together by peptide bond with the help of rRNA। तो इसका मतलब है कि जो tRNA था जो पीछे था ऐसे ऐसे था वो ऐसे ऐसे था, हाँ तो ऐसे था, तो वो बाउंडेड हो जाता है मतलब जुड़ जाता है पेप्टाउन बाउंड की वजह से विद द हेल्प ऑफ आर आर एन ए मतलब राइबोसोम आरएनए जो उसके साथ आ जाता है। जो रुको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो राइबोसोम है ये इसके ऊपर आ जाता है और ये tRNA रहता है, ये जो tRNA है वो इसके साथ पेप्टाइड बाउंड से अटैच हो जाता है। और उसी प्रोसेस के टाइम पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ये राइबोसोम रहता है वो स्टार्ट करते देता है मूविंग, मतलब धीरे धीरे वो चलने लगता है मतलब मूव करने लगता है। तो वो एक एक कोड मतलब एक एक ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करते करते आगे जाता है, मतलब यहाँ से पहले एक को करेगा फिर यहाँ से एक को करेगा फिर यहाँ से तीन तीन करते 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 वो जितने भी 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडन है उन सबको रीड करेगा। और फिर जो ऊपर यहाँ पे सर्कल सर्कल दिख रहा होगा वो सब ऐसे बनते जाएंगे और वही जो रहेगा वही रहेगा प्रोटीन। तो वैसे ही प्रोटीन बनता है। तो अब देखते हैं हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसके वो भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो देखते हैं। हम्म तो the amino acid brought by tRNA are bounded together by peptide bond with the help of RNA। तो वही जो tRNA रहता है वो बाउंडेड मतलब जुड़ जाता है जो tRNA जो ट्रिपलेट कोडॉन के साथ जुड़ जाता है और राइबोसोमल आरएनए की मदद से।
और इस प्रोसेस के टाइम पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो जो राइबोसम रहता है वो कीप कर देता है, मतलब स्टार्ट कर देता है मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA, मतलब एक एंड है जो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक स्टार्ट कर देता है मूविंग, मतलब ट्रिपलेट और एक एक ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन को पढ़ा और उसके बाद फिर अगले ट्रिपलेट कोडॉन को पढ़ेगा वो, फिर ऐसे ही करते 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 वो सारे सब एंड लास्ट एंड तक वो जाएगा और उसी को मतलब वही रीडिंग को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और फिर जब वो पूरा पढ़ लेगा तो बन जाता है प्रोटीन और फिर पूरे बॉडी को मिलता है। और सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ऐसे ही बहुत सारे चेन रहते हैं जो आते हैं और फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोटीन रहता है वो कंट्रोल करता है वेरियस फंक्शन इन द बॉडी, मतलब इंडियन मतलब जो बॉडी का फंक्शन है वो ये सारे प्रोटीन है वो परफॉर्म करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। और जितने भी और भी जितने जो जीव जंतु है उन सब में ये सब प्रोटीन बनता है और ऐसे ही बनता है और फिर इस्तेमाल होता है हमारे शरीर में ये सब प्रोटीन। तो वही अब आपको सिंपली बताता हूँ। तो पहला प्रोसेस था हमारा ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बन जाता है और फिर ट्रांसलेशन में जो tRNA रहता है वो अटैच हो जाता है ट्रिपलेट कोडॉन के साथ। एंटी कोडॉन उसके पास रहते हैं जो रीड कर सकते हैं ये mRNA के कोडॉन को जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में रहते हैं, और उसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। और फिर ट्रांसलोकेशन में जो अमोनिया एसिड रहता है वो tRNA मतलब tRNA जो रहता है वो बाउंडेड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है जो उसके ट्रिपलेट कोडॉन रहते हैं वो ये मतलब उसके जो एंटी कोडॉन रहते हैं वो ट्रिपलेट कोडॉन के साथ जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ RNA जो राइबोसोमल RNA है, जो राइबोसोमल RNA है उसके साथ वो ऐसे राइबोसोमल RNA है उसके मदद से जो एंटी एंटी कोडॉन उसके ट्रिपलेट कोडॉन के साथ अटैच हो जाते हैं। और 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 ये और जो फिर जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मतलब इस टाइम पे जो राइबोसम रहता है वो स्टार्ट कर देता है मूविंग और वो एक एंड से लेकर लास्ट एंड तक वो जाता है, मतलब धीरे धीरे करते 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 वो ट्रिपलेट कोडॉन को मतलब एक एक करके सारे ट्रिपलेट कोडॉन को वो रीड करते जाता है और इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आते हैं और मतलब परफॉर्म होते हैं और फिर उससे हमें प्रोटीन मिलता है और इससे हमारे सारे कंट्रोल होता है हमारे फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडीज के सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन चलते उसी की वजह से। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितने भी और जीव जंतु है सब के सब यही सब ऐसे ही प्रोटीन बनाते हैं और इसी से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का यही यही तक है प्रोटीन का। अब हम अगले वीडियो में म्यूटेशन देखेंगे। तो म्यूटेशन का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।